नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरों का टॉप एंगल। खबरों के टॉप एंगल में हम आपको हर एक बड़ी खबर तो बताते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन खबरों से रूबरू भी करवाते हैं जिनको लेकर आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमारे लिए खबर का मतलब शो नहीं है, बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है, जो ना तो आपको किसी चैनल पे दिखाया जाता होगा और ना ही खबर के उस एंगल को समझाया जाता होगा जिससे आप जानना चाहते हैं। खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। इसकी राजनीति लगातार गरमा रही है, जहां एक तस्वीर ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। जी हां, खबर यह है कि माकपा के मुखपत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपने पर अब टीएमसी दावा लगातार कर रही है कि आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी और माकपा से गठबंधन इनके बीच हो सकता है। तो वहीं देखिए, दूसरी खबर जो है खबरों के टॉप एंगल की, वो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को लेकर खबर है। जी हां, दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। भारत ने ऑटो मार्केट के मामले में जापान को पछाड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो वहीं जो निवेशक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से चीन छोड़कर अब भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मोदी मैच चला है। अब तीसरी बड़ी खबर खबरों के टॉप एंगल में आपको बताते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। दरअसल देखिए, राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर जहां मास्टरमाइंड आरोपी नेपाल के रास्ते थाईलैंड में जाकर मौज कर रहा है और यहां पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए खाक छान रही है। इससे जुड़ी डिटेल्स आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। अब चौथी बड़ी खबर खबरों के टॉप एंगल में आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि देश में 15% फूड सप्लीमेंट्स स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये उल्टा असर भी करते हैं। इससे जुड़ी अपडेट आगे हम आपको देंगे, लेकिन खबरों के टॉप एंगल में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की हम करेंगे। पहले राम और फिर वाम की बात हम करते हैं। सियासत में देखिए, दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाए कोई नहीं जानता है, और यही पश्चिम बंगाल की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में उड़ रही खबरों पर अगर यकीन करें तो आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी और माकपा का गठबंधन हो सकता है, और ऐसे में अब सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में वाम संग्राम, दीदी के खिलाफ मोर्चाबंदी। पश्चिम बंगाल में अगले महीने पंचायत चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है, अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। दीदी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी और सीपीएम के साथ आने की खबरें सियासी गलियारों में गूंजने लगी हैं। दरअसल इन अफवाहों को बल तब और मिला जब सोमवार को माकपा के मुखपत्र में पीएम मोदी की तस्वीर छपी। इसके बाद टीएमसी सांसद शुभेंदु राय ने यह कहा कि टीएमसी को हराने के लिए अगले निकाय चुनाव में बीजेपी और वामपंथी पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। अब इस अफवाह को मिलते बल के लिए हमें बंगाल का ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, बल्कि पिछले पंचायत चुनाव की तरफ ही देखना होगा। तब वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच ये नया नारा गूंजा था कि पहले राम फिर वाम। इस बार भी उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर समेत कुछ जिलों में कहीं पहले राम फिर वाम का नारा तो कहीं गैर तृणमूल ताकतों की मोर्चाबंदी भी है। इसकी झलक हाल ही में हुए कोऑपरेटिव चुनाव में देखने को मिली। कई जगह तृणमूल को हरवाने के लिए वाम दलों और कांग्रेस ने कैंडिडेट ही नहीं दिए। कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में बीजेपी को माकपा या कांग्रेस समर्थकों का साथ मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में करीब 59,000 पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। बंगाल में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव ही सामाजिक पहचान दिखती है। यहाँ धर्म, जाति या अन्य पहचान के बजाय पार्टी ही सब कुछ है। इधर बंगाल की सियासी नब्ज को जानने वालों की माने तो पंचायत चुनाव में तृणमूल में गुटबाजी से भी बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वीरभूम से लेकर उत्तर 24 परगना तक 10 से अधिक जिलों में टीएमसी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
देखिए, अगर गठबंधन होता है तो क्या संभावनाएं हैं, अब जरा इस खबर के टॉप एंगल को भी हम आपको समझाते हैं। माकपा की इसमें सफाई। दरअसल माकपा के मुखपत्र गण शक्ति में जो मोदी की तस्वीर छपी हुई थी वो दरअसल रेलवे का एक विज्ञापन था और इसमें राजनीति तलाशने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार हमें विज्ञापन देना नहीं चाहती हैं और कभी कभार एक दो मिल भी जाते हैं, तो ये सफाई दी गई है माकपा के मुखपत्र में। और देखिए, इसको लेकर अब कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की खबरों के टॉप एंगल में। भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में है। जी हां, इसका उदाहरण हर दिन देखने को मिलता है। पहले भारत ने बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में इंग्लैंड को पछाड़ा और अब ऑटो मार्केट के मामले में भी जापान को भारत ने पीछे कर दिया है। जी हां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरअसल नीतियों का ही असर है कि निवेशकों को इस कदर भारत लुभा रहा है। निवेशक चीन से अपना व्यापार समेटकर अब भारत का रुख कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों और क्या वजह है इसकी, इस रिपोर्ट में समझिए। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। मोदीनोमिक्स ने जापान को पछाड़ा, ऑटो मार्केट में भारत ऊपर आया। भारत के बाजार ने निवेशकों को लुभाया, चीन छोड़ निवेशकों ने भारत को अपनाया। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये वाक्य महज सियासत में ही नहीं, अर्थ जगत में भी डंका बजा रहा है। मोदीनोमिक्स के आगे सुपर पावर्स भी चारों खाने चित हो रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियां अब दुनिया को लुभा रही हैं। जापान और चीन से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है और भारत की परिस्थितियां और आर्थिक नीतियां उन्हें भारत में निवेश करने को मजबूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे उभरा है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ऑटो बाजार के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा कायम है। आपको बता दें कि ऑटो बाजार के क्षेत्र में भारत ने जापान को पछाड़ा और तीसरा दर्जा हासिल किया है। 2022 में भारत में 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी हैं, जबकि जापान में इसी अवधि में कुल 42 लाख गाड़ियों की ही बिक्री हुई है। बता दें कि जापान लगातार कई सालों से एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बना हुआ था। अभी चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी आज ये स्वीकार किया है कि दुनिया में भारत एक चमकता सितारा है। आर्थिक दृष्टि से भारत एक ब्राइट स्पॉट है। भारतीय इकोनॉमी ने जितनी रेजिलियंस दिखाई है इस विकट परिस्थिति में, उसकी दुनिया ने उसका लोहा माना है, दुनिया ने उसकी तारीफ करी है। और ऑटो बिक्री के एक ऐसे आंकड़े होते हैं जो किसी भी देश की तरक्की की तरफ इशारा करते हैं। भारत आज ऑटो बिक्री के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। इसकी वजह है मोदी सरकार का अच्छा टैक्स कलेक्शन, बैंकों का NPA कम होने से निवेश की गुंजाइश, भारत को FTA और PLI का फायदा मिलना। भारत में कंपनियों के पास पैसा है और कर्ज ज्यादा नहीं, इसलिए वो नया निवेश करने में सक्षम है। बैंकों का NPA हाल के वर्षों में सबसे कम है और उनके पास पर्याप्त पूंजी भी है, यानी वो नया कर्ज देने की स्थिति में है। सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल से 26% ज्यादा है और GST कलेक्शन भी लगातार 8 महीने से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। इसलिए सरकार सब्सिडी और निवेश दोनों में सक्षम होकर देश की इकोनॉमी को इस साल नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते भारत में निवेश का बहुत बेहतर माहौल बनता जा रहा है और खुद PM मोदी इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि भारत आगे आने वाले समय में निवेशकों को लुभाएगा और साल 2023 भारत का होगा। अब जरा समझते हैं कि आखिर दुनिया भर के निवेशक भारत क्यों आना चाह रहे हैं। चीन और पश्चिमी देशों में मजदूरी ज्यादा है, जबकि भारत में लेबर कॉस्ट कम है। भारत में लेबर कॉस्ट चीन की तुलना में 50% कम है। दुनिया मंदी के कगार पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।
अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से धीमी हो रही है, जबकि भारत में इस साल भी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। निवेशक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बजाय भारत का रुख करेंगे। चीन की ये बिजनेस के खिलाफ नीतियां वहां पर स्थापित कंपनियों को, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स को वहां से विस्थापित होकर दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए मजबूर हो गई है, जिसमें भारत एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आता है। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया ये भी विकल्प निकल के आए हैं, पर भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो कंपनियां अगर यहां अपने आप को स्थापित करती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का व्यापारिक विश्वास जो है वो घटता जा रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस साल चीन में जीडीपी 3% तक की गिरावट में पहुंच सकती है और ये माना जा रहा है कि ये 50 सालों में चीन का सबसे खराब प्रदर्शन है। ऐसे में जानकारों का ये भी मानना है कि 2023 में मंदी और ज्यादा बढ़ सकती है। वही खबर है कि टाटा ग्रुप जल्द ही आईफोन बनाने वाली बेंगलुरु स्थित विस्ट्रॉन कंपनी को भी खरीदने जा रहा है। ये पूरी डील 31 मार्च तक हो जाएगी, जिसके बाद चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। दरअसल आईफोन का 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है, लेकिन इस निर्भरता को एप्पल अब कम करना चाहती है, क्योंकि कोरोना काल में चीन में आईफोन की बिक्री काफी प्रभावित हुई, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच अकेले एप्पल कंपनी ने भारत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के आईफोन निर्यात किए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल भी भारत में अपने पिक्सेल मोबाइल फोन की असेंबलिंग शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में गूगल के अधिकारियों की सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा भी चल रही है। गूगल मुख्य रूप से निर्यात के लिए भारत में पिक्सेल फोन की असेंबलिंग करेगी। जाहिर है ये बदलते भारत की ताकत है, मोदी सरकार की अर्थनीति के बदौलत है, और सबसे बड़ी बात, निवेशकों को अनुकूल माहौल देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।